इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता भाग 4। तो चलिए इसमें जानते हैं तीन आयाम। ऊपर तो हमने पढ़ा ही है, अब तीन आयाम के बारे में पढ़ लेते हैं। काहे कि बुल्गारिया के बारे में, रोमानिया के बारे में और भारत के बारे में हम जान लिया, तो तीन आयामों के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक विभिन्नताओं की राजनीति का परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करता है। ऊपर पढ़ कर आओगे तो देखोगे यहाँ पे सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीजों पर निर्भर होता है। समाज बढ़ता है क्यों, राजनीति बढ़ता है क्यों? तीन आधार पे। कौन? पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। मतलब हमारा पहचान हमारे नाम से हो, हमको सम्मान मिले। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग अपने आप को बापू समझने लगते हैं तो बाकी छोटे लोगों को वो नजरअंदाज कर देते हैं, उन लोगों की बेइज्जती कर देते हैं। जैसे में छोटा मोटा जो आदमी है ज्यादा पैसा कमाने लगता है तो हवा में उड़ने लगता है। तो ये सब आम बातें हैं। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। जब तक लोग उसको प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के रूप में देखते रहेंगे तो वहां शांत होना संभव नहीं होगा। अगर लोग अपनी बहुल स्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, मतलब दोनों जो इन लोगों का पहचान है उसके प्रति ये लोग सचेत हैं और उन्हें राष्ट्र पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होता है। और अपने आप को राष्ट्र के तौर पे अपने आप को पहचान बना ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा राज्य चलाने में। राज्य कभी भी भंग नहीं करेगा। मान ले कि हम प्रोटेस्ट हैं और हम कैथोलिक हैं, तो दोनों मान लेवे कि नहीं हम कहाँ के हैं, हम बुल्गारिया के हैं। तो बुल्गारिया के लोग, ब्रिटेन के लोग अगर ठान ले कि हम बाकी कोई नहीं, हम ब्रिटेनी हैं, तो उसको अलग करने की औकात किसी के पास नहीं है। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हो, चाहे कुछ भी बोलते हो, अपने आप को बेल्जियाई मानते हैं, मतलब बेल्जियम के निवासी। भारत के लोग भारत के निवासी मानते हैं अपने आप को। इसी नजरिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है और इसी की वजह से वो लोग साथ साथ रह जाते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसी ही नजरिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र और भाषा समूह का धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। ये नियम यहाँ पर भी चलता है। पहले देश का मानो, फिर राज्य का मानो, फिर क्षेत्र का मानो, फिर भाषा का मानो, बस। उसके अलावा धर्म का मानो। उसके बाद किसी का राष्ट्र के सामने धर्म नहीं होता है। धर्म के और राष्ट्र के बीच में भी बहुत होते हैं, प्रदेश होते हैं, क्षेत्र होते हैं, भाषा होते हैं, उसके बाद से धर्म होता है। धर्म के बाद भी सामाजिक समुदाय का हिस्सा होता है। इन सबको छोड़ो, एक अपने आप को राष्ट्र के तौर पे बलिदान करो, राष्ट्र के तौर पे आगे बढ़ाओ, तो आपके में कभी झगड़ा नहीं होगा, आपके में कभी असमानता का भाव नहीं होगा। आपको हर सम्मान दे दिया जाए कि एकता का सम्मान आपको दे दिया जाए, तो आप क्यों लड़ोगे भैया? दूसरा कुछ तो आपके पास चाहिए नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा सकते हैं। दूसरा है कि किसी की राजनीति समुदाय की मांगों को कोई भी राजनीतिक दल कैसे उठा सकता है। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली लोगों मांगों को मान लेना आसान है। अब देखो यहाँ पे है क्या चीज कि संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग मान ली जाती है, उसको मानकर आगे बढ़ा दिया जाता है। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंघलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। मतलब केवल सिंघलियों के लिए था लेकिन तमिल समुदाय के लिए नहीं था, इसलिए वो लोग अपने हितों का खिलाफत कर दिए थे। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगे रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के आधार पर पूरा करना संभव हो जाता है।
इसीलिए यूगोस्लाविया बट गया। यूगोस्लाविया दो समूहों में बट गया, दो क्या कई समूहों में बट गया। ये देखो आप दो चित्र देख रहे हो, एक है नो ब्लैक नो डॉग नो आयरिश, एक है नो रशियन नो प्रिजस्ट एंड नो बाइगोट्री। इसका मतलब समझो, लंदन 1966 और ये है बिलफास्ट 2005, दोनों एक जैसा दिख रहा है। उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्ट और कैथोलिक लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हुए हैं। मतलब दीवार का बॉर्डर दिख रहा है ना, इधर है आपको लंदन और इधर है आपको ब्लेस्टो। मतलब एक तरफ आयरलैंड, एक तरफ कौन है, आयरलैंड के एक तरफ प्रोटेस्ट लोग हैं, एक तरफ कैथोलिक लोग हैं। इन दीवारों पर अक्सर कुछ न कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इस तस्वीर में भी आप यह देख सकते हैं कि आयरलैंड आयरिश रिपब्लिक आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था। यहाँ अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए उसके नीचे देखते हैं, ये जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखने वाले सामाजिक विभाजन से जुड़ी तस्वीरें जमा करें या बनाएं। क्या आप खेल के मामले में सामाजिक विभाजन का भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ या ना, बस हाँ या ना में बताना है। जोश, नस्लवाद, डेरियो कैसिलेजो, केंगल, कार्टून, ये छोड़ो यार, अजीब नाम है। तीसरी चीज है, हमने दूसरा देखा, पहला देखा, अब तीसरा देखते हैं। तीसरी चीज सरकार का रुख, सरकार क्या करती है, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, कौन सी प्रतिक्रिया देती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं होगा। अगर अल्पसंख्यकों के ईमान को, उसके समुदाय के, उसके धर्म को इज्जत दिया जाए तो कभी भी देश में बंटवारा विभाजन की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांगों को दबाना शुरू करता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणामों के निकलते हैं। यहाँ पर देखो, समझो ये बात, समझ में यहाँ पे, अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसे मांगों को दबाना शुरू कर देता है, मतलब कुछ ऐसे मांग को दबाना शुरू कर देता है जो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं, तो उस मांग को नहीं दबाना चाहिए। जो मांग है उसको पूरा करो, सुलझा दो, सलटा दो। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाता है। ताकत के दम पर कभी भी ये कोशिश नहीं करना चाहिए किसी को हम दबा कर रख लेंगे। तुम एक को दबाओगे कल 100 खड़ा होंगे, 100 को दबाओगे 1000 खड़ा होंगे, 1000 को दबाओगे कल 10,000 खड़ा होंगे, 10,000 को दबाओगे कल 10 लाख खड़ा हो जाएंगे। इसलिए जो मांग है उसकी पूरा कर दो, बस काम खत्म। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। कभी भी विभाजन को खतरा नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन एक तरह से राजनीतिक अभिव्यक्ति सामान्य बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक समाज राजनीति के तौर पर बनता है और राजनीति कहाँ से बनती है, समाज से बनती है, इसलिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी होता है। अब देखो राजनीति कैसे बनेगी, समाज को मिलाकर, हर समाज के लोग राजनीति में आएंगे तब ना एक राजनीति का गठबंधन होता है, संघ बनता है। तो संघीय सरकार का एक प्रधान होता है जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, उनके ऊपर राष्ट्रपति जी होते हैं। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर
पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं। क्या चीज करते हैं? हंसने वाले जरूरतों पर, परेशानियों पर जाहिर करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। बात छोड़ो से यार, पूरा हो जाएगा, सब चीज देख लिया जाएगा। जो चीज झगड़ा झंझट करवाने का काम करता है उसको पूरा कर दो। और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं ये लोग। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। अब देखो यार, समाज ही सब चीज है। सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचोगे कब? जब राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति, उनका क्या करेंगे? विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करेंगे। विभाजन ठीक है, उसके बीच में संतुलन ना हो और सबको एक करो, उसके अनुसार से ही आप काम करोगे तो जीवन में और अपने काम में सबसे आगे बढ़ोगे। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो सकता है। कहे कि सामाजिक विभाजन होता है तो एक हद है, हद के ऊपर नहीं होता है। सबको संतुलन में रखोगे तो कोई हद पार नहीं करता है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है और यही कारण है कि लोकतंत्र मजबूत बनकर दिखाता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को सम्मानित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है, सकारात्मक नजरिया रखना सभी चीजों पर एक जैसा, ये भी कोई अच्छा बात नहीं होता है। सब पर एक जैसा नजरिया नहीं रखा जाता है। जो लोग खुद को वंचित, अपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, जो खुद को मानते हैं कि हमको वंचित लोग समझ रहे हैं, अपेक्षित हैं, भेदभाव का शिकार हम हो रहे हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। वो लोग अन्याय से संघर्ष भी कर लेते हैं। और इन लोगों के बीच में जो भेदभाव से संघर्ष बनता है, ऐसी ही लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है, लोकतंत्र का रास्ता ही बनाती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं, शांतिपूर्ण, शांत रहकर और संविधान के अनुसार, और चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं कि चुनाव हम भी लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे। उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं, किसी तरह तो करेंगे ना। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव हो जाता है। ऐसा गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि इतिहास जो भी पढ़ता है उसको मालूम होता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियां, आप इतिहास पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, 10th में पढ़ रहे हो, ऐसी गड़बड़ियां की पहचान है। ये गड़बड़ी कैसे होती है, उसकी पहचान और विविधता को सम्मानित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका होता है। देखो कैसे, यही सब गड़बड़ी को पहचान बनाना और विविधता को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र। आपको हर चीज का इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा जब लोकतंत्र में आप भी हिस्सा लोगे। आपको हर सुख सुविधा मिलेगा कब? जब लोकतंत्र को अपनाओगे। आपको हर सुख सुविधा मिलेगा कब? जब लोकतंत्र की इज्जत करोगे। आपको हर सुख सुविधा मिलेगा जब संविधान के अनुसार चलोगे। सब मिलेगा, डरने का नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। 2 नंबर, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है, इसके बारे में। 3 नंबर, सामाजिक विभाजन किसी तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण भी लिखना है, इसका दीजिए 2 उदाहरण। और 4 नंबर इस किताब से मिलाकर आपको भर देना है। डैश सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करता है। डैश सामाजिक अंतर सामान्य तौर पे टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। ये आपको बुक में मिल जाएगा, इसको चुनकर आपको लिख देना है। 5 नंबर, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इसमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, ये आपको इसमें से चुनकर बताना है।
6 नंबर है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें, मत करो, कोई जरूरत नहीं है करने का। और यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। अगला पाठ हम पढ़ेंगे जाति धर्म और लैंगिक मामले। जाति धर्म आप अभी तक पढ़े हो, पुरुष प्रधान के बारे में पढ़े हो, औरत के बारे में पढ़े हो, पुरुष और स्त्री के बारे में पढ़ चुके, लेकिन अभी किन्नर के बारे में आप नहीं पढ़े हो। और किन्नर के बारे में आपको बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि आप 14 साल में पास करते हो। 14 साल के बाद ही आपको हार्मोनस चेंज होता है शरीर में, तब मालूम चलता है कि आप लड़का हो, लड़की हो या किन्नर हो। चाहे लड़का लड़की सब में ये प्रॉब्लम आते हैं। करीबन 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग जो होते हैं ना, वैसा नहीं, 10 लाख लोगों में से 10,000 लोग किन्नर ही पैदा होते हैं। मर्दों में भी हो जाता है, मतलब इंटेंशन होता है कि भैया चलो हमारा चॉइस लड़का है तो लड़का ही होगा, लड़की है तो लड़की ही होगा। जैसे में लड़की है तो हमको दोनों चाहिए, लड़का लड़की दोनों चाहिए, ऐसे चीज है। तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप 11 में जाओगे, 12 में जाओगे तब। ऐसे आपको बाइसेक्सुअल पढ़ने को मिलता है बायोलॉजी में, लेकिन आपको लिंग आधार पर इसमें ही बताया जाएगा। इतिहास में भी आपको जानने को मौका भरपूर मिलता है। तो चलिए फिर अगले अध्याय में मिलते हैं जाति धर्म और लैंगिक मामले के साथ। उसमें जानेंगे कि जाति के तौर पर कैसे क्या हुआ, धर्म के अनुसार क्या हुआ, लैंगिक मामले पर बंटवारे कैसे हो गए थे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी प्लेलिस्ट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।